नमस्कार, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अजय पुंडीर। आज की हमारी चर्चा का विषय है बीमा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीमा एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे विषम परिस्थितियों में, कोई संकट की अवस्था में हमें एक मौका प्रदान करती है कि हम उसको थोड़ा सा कंसोल कर सकें। तो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे आज के विशेष मेहमान हैं श्री पुनीत कुमार जी, जो कि एक वरिष्ठ मंडल प्रबंधक हैं भारतीय जीवन बीमा निगम देहरादून में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। और सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं हमारे साथ। जैसे कि इस साल आपने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपना 64वां स्थापना दिवस मना रहा है जी, स्थापना साल मना रहा है जी। तो इस विषय में आप थोड़ा सा भारतीय जीवन बीमा निगम की उपलब्धियां, उनका कार्यक्षेत्र, उनका योगदान के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी, जैसा आपने अभी खुद ही कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी स्थापना के 64 वर्ष पूरे कर चुका है और 65वें वर्ष में प्रवेश किया है। 1 सितंबर 1956 को तत्कालीन सरकार ने, भारत सरकार ने, तब जो देश में प्राइवेट बीमा कंपनियां कार्यरत थी, उनको नेशनलाइज करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की। तब से आज तक 64 वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश की जनता को बीमा के माध्यम से उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करी है, ताकि किसी भी परिवार में कोई ब्रेड विनर हो, कोई भी जो आदमी जिसके साथ उनका एक लगाव हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार को, जो आदमी चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम परिवार आर्थिक रूप से कोई परेशानी न झेले, ये कार्य जीवन बीमा निगम बहुत खूबी से कर रहा है। और इसके लिए हम लोग अपने 12 लाख से अधिक अभिकर्ताओं के माध्यम से और 1 लाख से 1.25 लाख करीब हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से पूरे देश में जीवन बीमा की अलग जगाने में लगे हुए हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि जीवन बीमा निगम का क्या योगदान है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बीमा के बारे में जानना चाहूँगा। सर, बीमा एक्चुअली में होता क्या है? जी, बीमा एक्चुअली क्या है कि एक तरीका है जहाँ पे कि लोगों की जो छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मान लीजिए कि हम सब जानते हैं कि किसी की कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन किसकी कब मृत्यु होगी ये हम नहीं जानते हैं। तो जिस परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, वो परिवार दिक्कत में आ जाता है। उनको एकदम से फाइनेंशियली उसकी जो इनकम थी वो कैसे हम उसको रिप्लेनिश करें, कोई तरीका नहीं होता है। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का तरीका है कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी राशि इकट्ठा करते हैं और बीमा कंपनी उन राशियों को इकट्ठा करके जिस परिवार में ऐसी कोई असामयिक घटना हो गई, उनको हम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो लोगों को सामुदायिक रूप में जोड़ने का कार्य एक बीमा कंपनी करती है। यही एक जीवन बीमा का एक बेसिक नियम है और इसी नियम के तहत सारी कंपनियां कार्य करती हैं। और जैसे कि आपने इसकी महत्वता के बारे में बताया कि किसी असमय किसी की मृत्यु हो या कोई ऐसी आर्थिक विषमता आ जाए कि जब हमें बीमा की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी में मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि बीमा फिर क्यों ज़रूरी हो जाता है आम जन के लिए या एक आम आदमी के लिए, कि उसको ये पॉलिसी या एक बीमा कराना चाहिए ताकि वो अपना भविष्य थोड़ा सा। तो बीमा, जैसा कि मैंने कहा कि एक सामाजिक, एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अचानक कोई हमारी घटना हो गई, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो जो हमने जीवन भर इकट्ठा करके उसको बनाया था, वो अचानक अगर ख़त्म हो गया किसी भी आपदा के तहत, तो उसको हम कैसे पूरा करें? जो हमने जीवन भर कार्य किया था, एक दिन में तो पूरा किया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हमको ऐसी कोई सुरक्षा चाहिए जहाँ पे कि जो हमने इकट्ठा किया है वो हमारा तैयार बना रहे, उसमें हमें नुकसान, उसमें क्षति ना हो। तो इसके लिए जीवन बीमा जब हम करते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो हमने बताया बीमा की जब किसी की डेथ हो जाए तो भी काम करते हैं, लेकिन बीमा का धीरे धीरे विस्तार हो गया। खाली बीमा में केवल डेथ पे नहीं है, अगर हमने कोई प्लान किया है कि हमें 20 साल बाद कोई राशि चाहिए, तो उसके लिए भी बचत को भी इकट्ठा करने का कार्य हम बीमा के माध्यम से करते हैं। जीवन बीमा के उद्देश्य में जहाँ पे इंसान के जीवन पे कोई भी रिस्क है, उस सबको हम कवर करने का कार्य करते हैं। तो अगर मैं मोटे तौर पे बोलूँ तो 3 तरह के रिस्क बोल सकते हैं कि एक तो कोई आदमी अपने समय से पहले मृत्यु हो जाए, हमें जीना था बहुत साल तक लेकिन हम पहले मृत्यु हो गए, असमय मृत्यु हो गई। दूसरा भी, ये भी हम रिस्क मानते हैं कि अब बहुत हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, हम लोगों का जीवन बहुत लंबा होने लगा है, लेकिन इनकम के ईयर्स बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो बाद में जब हमारी इनकम हम जनरेट करने के लायक हमारा शरीर नहीं रह गया है, फिजिकल रीजन से हम और इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जी रहे हैं, तो उस समय हमारी इनकम कहाँ से आएगी? तो ये भी एक रिस्क हम मानने लगे हैं कि एक टाइप का रिस्क है कि हम जी रहे हैं लेकिन इनकम का सोर्स नहीं है।
और तीसरा हेल्थ रिस्क हम मानते हैं कि कभी भी असामयिक कोई बीमारी आ गई तो उसको हम कैसा करें। तो इन तीनों रिस्क को कवर करने के लिए हमारे उत्पाद अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि एक तो हम जीवन बीमा का बताया मैंने आपको कि असामयिक मृत्यु हो गई, आपकी इनकम जो आने वाली थी वो नहीं आ पाई, आगे आ पा रही है, तो हमने एक बीमे की राशि के माध्यम से परिवार को सुरक्षा प्रदान करी कि आपका जो इनकम नहीं आ रही है उसके बदले में आपको लमसम पेमेंट किया या जिस तरह से आप चाहते हैं और आपका जीवन चल सके। दूसरा ये कि जब आपको इनकम आपकी नहीं हो रही है लेकिन हम जिंदा हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि जब आप कमा रहे हैं तब आप कुछ ऐसा राशि इकट्ठा करके अपने लिए भविष्य के लिए अलग कर दें कि जब मैं कमा नहीं पाऊंगा लेकिन मुझे अपना जीवन जीना है तो उस समय मेरी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए ये राशि काम आएगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उसको हम पेंशन पॉलिसी बोलते हैं जी। तो पेंशन पॉलिसी भी हम दो तरह की कर सकते हैं कि एक लमसम कर दिया कि हमने इकट्ठे जमा कर दिया और आज से या भविष्य में कभी भी हमारी पेंशन शुरू हो सके, या एक हम उसको किस्तों में जमा करते हैं। जैसे हम कमाते जा रहे हैं, इनकम आती जा रही है, हम हर वर्ष अपनी इनकम से कुछ पैसा हमने इकट्ठा करना बचाना शुरू कर दिया और उस राशि को भविष्य में जब हमारी लेटर ईयर्स होंगे, जिसको हम बोले रिटायरमेंट के बाद की कोई राशि हम अगर टर्म दें तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पेंशन प्लान हो जाते हैं। जैसे हमारी जीवन शांति प्लान है जिसमें कि इमीडिएट के लिए हम लोगों ने जीवन अक्षय 7 स्कीम लॉन्च करी है रिसेंटली, और डिफर्ड एन्युटी के लिए जीवन शांति प्लान है, ताकि हम जब चाहें बाद में, आज हम कमा रहे हैं और 20 साल बाद 10 साल बाद जब भी हम चाहें उस पर से पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी कि जब कोई अचानक अनदेखी आपदा आ जाए हमारे शरीर के ऊपर, जिसमें हम जानते हैं कि आजकल हेल्थ बहुत कॉस्टली अफेयर हो गया है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अस्पतालों में बहुत बड़े बड़े बिल आते हैं। तो एक तो हमारा एक मेडिक्लेम होता है टाइप की स्कीम होती है जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं करती हैं क्योंकि वो एक इंडेमनिटी वाली स्कीम होती है। एक इसी का एक और वर्जन है बेनिफिट स्कीम, जिसमें कि हम प्री फिक्स कर लेते हैं कि आदमी ने तय कर लिया कि हमें अगर ये बीमारी हुई या हमको अस्पताल में भर्ती होना हुआ तो हमको एक फिक्स इनकम मिल जाए। तो आपका क्या खर्च हुआ उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमने जो आपका प्री फिक्स्ड अमाउंट है, अगर वो आपदा आ गई, मान लीजिए कि हमने कहा कोई बीमारी हो जाए या अस्पताल में भर्ती होना पड़े, या जो हमने इसमें कवरेज किया हर पॉलिसी के हिसाब से होता है, तो वो जो कवरेज, वो जो आपदा होने की स्थिति में हम उतनी राशि, फिक्स राशि दे देगी बीमा कंपनी। वो जीवन बीमा कंपनी करती है, जबकि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं वो डिफरेंट तरीका है कि वो इंडेमनिटी करती हैं कि आपका कितना खर्चा हुआ उसी को हम रिम्बर्स करेंगे। जबकि हमारी जो LIC की स्कीम है उसमें खर्च से कोई सरोकार नहीं है। वो जो इवेंट हमने कवर करी है वो इवेंट अगर होती है तो हम भुगतान करते हैं जी। जैसे कि आपने मतलब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बता दिया है कि इंश्योरेंस के लिए क्या क्या हो और किस तरीके से होता है जी। तो मैं ग्राहकों के संदर्भ से पूछना चाहूँगा उनके व्यू पॉइंट से कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए, कोई बीमा कराते हुए किसी ग्राहक को क्या ध्यान में रखना चाहिए अपने दिमाग में कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो कि मैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लूँ। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। दर्शकों के हिसाब से अगर वो अपने भविष्य के हिसाब से तय करते हैं तो उनके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है कि जब वो जीवन बीमा की कोई पॉलिसी लें तो वो उस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है वो बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में लेके आए कि हमारा इस उद्देश्य को किसी अपने न रहने पे परिवार को सुरक्षा देना है तो कितनी राशि का बीमा होना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि हमारे लोग बीमा कराते हैं लेकिन राशि एडिक्वेट नहीं होती, या तो बीमा कराते ही नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में नहीं आता है। अगर कहने सुनने पे या अपनी इच्छा से कराया भी है तो वो भी एडिक्वेट नहीं होता है। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का बीमा कराया, जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख या 15 लाख रुपए है, अगर 15 लाख का बीमा है और परिवार को राशि मिल भी गई तो उस परिवार के लिए उस जो साल भर में आती है, हर साल में वो वन टाइम आ भी गई राशि, तो उससे परिवार का कैसे कार्य चलेगा। तो हमें अपने इंश्योरेंस को ऐसा देखना है कि मेरे न रहने पे मेरे परिवार को वो राशि अनवरत मिलती रहे, इस लायक हमको इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो हम लोगों के पास एक, हम बोलते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंसेप्ट है। किसी व्यक्ति की कितनी इनकम है, कितनी एज है, उसके हिसाब से लाइफ वैल्यू का एक कंसेप्ट तय करते हैं कि इतना एडुकेट इनका इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि उसके न रहने पे परिवार उसी स्तर पे अपना जीवन यापन कर सके। तो पहली बात तो ये कि कितना हमें इंश्योरेंस करवाना है। दूसरा, कितना टर्म का इंश्योरेंस कराना है।
जो हम जैसे मैंने बताया कि हम केवल डेथ के नहीं, हम से रहने के ऊपर भी इंडाउमेंट टाइप की पॉलिसियाँ होती हैं कि हमने प्लान किया कि मेरे 20 साल बाद बेटी की शादी होनी है या कुछ बच्चे का एजुकेशन होना है या मुझे अपना कुछ और कार्य करना है इन्वेस्टमेंट प्लान्स में, जिसमें कि हम अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। तो मैं अपना वो प्लान मेरा कितने समय बाद मुझे वो योजना है तो अपनी योजना के हिसाब से इंश्योरेंस के टर्म को हम मैच करना चाहिए कि इतने समय बाद हमें ये पैसा मिल जाए, ताकि मेरी जो कार्य की योजना है वो पूरा हो सके। और ऐसी पॉलिसियाँ भी हैं कि हम पेमेंट का टर्म फिक्स करते हैं कि आप रहें या ना रहें, पेमेंट उस टाइम मिल जाएगा। जैसे बच्चे की शादी है, वो फिक्स जब 20 साल की होगी, 22 साल की होगी तभी शादी होगी, आपके न रहने पे शादी 12 साल में 15 साल में नहीं हो जाएगी। तो ऐसी पॉलिसियाँ भी हैं जहाँ पे LIC का द्वारा पे आउट का टर्म फिक्स है कि हम इतने साल जब हो जाएंगे तभी देंगे। अगर जिसने बीमा लिया है वो नहीं भी रहता है तो प्रीमियम बंद हो जाएंगे, लेकिन पॉलिसी बिना किसी प्रीमियम पेमेंट के चलती रहेगी और जब समय तय समय पे हम पेमेंट करते हैं। तो हम व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, ऐसे बहुत सारे हमारे पास पॉलिसियाँ, अलग अलग प्लान हैं और उसके कस्टमर को वो मैच करना चाहिए जो मेरी नीड जिस पर्पज़ के लिए मैं पॉलिसी ले रहा हूँ वो ये पॉलिसी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। हमें एजेंट को सही प्रश्न पूछने चाहिए कि इस पॉलिसी से क्या बेनिफिट है और मेरे पर्पज़ से वो लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, जैसे कि आपने इसमें बताया कि एक सक्षम लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमें इंश्योरेंस कराना है, भले ही उनको थोड़ा सा इस मामले में अनिभिज्ञता रहती है कि हाँ हमें कितना कराना है, लेकिन एक वंचित वर्ग भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जी। तो वहाँ तक इंश्योरेंस पहुँचाने के लिए हमें क्या करना होगा या कैसे लाइफ इंश्योरेंस या अदर कंपनीज काम कर रही हैं इसकी ओर कि वो भी एक मुख्य धारा में इंश्योरेंस के धारा में आ सके ताकि उनको भी फायदा हो अपने फ्यूचर में। जी, जो वंचित वर्ग के लिए या जो आर्थिक तौर पे कम सक्षम है उनकी पॉलिसियों के लिए बहुत एक सामाजिक सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो पहले सरकारों के माध्यम से हम लोग बहुत स्कीम चलाते थे। बहुत शुरुआत में मुझे याद है कि लालजी स्कीम होती थी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, लालजी स्कीम से नाम से हम लोग चलाते थे, जहाँ पे 3,000 रुपये, उससे पहले IRDP स्कीम होती थी जिसमें 1,000 रुपये का बीमा कवर होता था कि कोई गरीब आदमी उसको अगर डेथ हो गई तो, और ये योजना उसके लिए बिल्कुल मुफ्त होती थी और सरकार ही सारा पैसा इसका दिया करती थी। धीरे धीरे समय में बदलाव आया, योजनाएं बदली, फिर जनश्री बीमा योजना आई, आम आदमी बीमा योजना आई। आज के समय में मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जो नरेंद्र मोदी जी सरकार ने चलाया, ये बैंकों के माध्यम से संचालित की जा रही है। LIC इंश्योरेंस कवर देता है, तो जो भी बैंक में खाता धारक है वो इस योजना के अंदर शायद उसका प्रीमियम मुझे गलत नहीं तो 1 रुपये या नहीं करीब 330 रुपये प्रीमियम है उसका। 1 रुपये अटल पेंशन योजना कोई थी जी, वो एडिशनल एड ऑन्स हैं, लेकिन ये जो है इसमें 330 रुपये प्रीमियम है और ये बैंकों के माध्यम से हम ये बीमा करा सकते हैं। उसके अलावा LIC ने इंडिविजुअल इंश्योरेंस के माध्यम के लिए भी गरीबों के लिए माइक्रो इंश्योरेंस योजना चलाई है, जहां पे कि हमने माना कि सब लोग बड़ी बड़ी पॉलिसियां नहीं ले सकते हैं, तो ये पॉलिसियों में बीमा धन 50,000 रुपये जितना मामूली बीमा धन भी हम लोगों ने रखा है, ताकि लोग बहुत छोटी राशि पे महीने का 100 रुपये या 200 रुपये जो लोग शायद चाय में या किसी और मद में बहुत आराम से खर्च कर लेते हैं, इतना ही केवल बचाएंगे तो भी अपने परिवार के लिए सुरक्षा दे सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं कि बाद में वो पैसा इकट्ठा होके उनको मिल सके। जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि एक थोड़ी सी बचत से भी वो अपने लिए एक इंश्योरेंस में फ्यूचर बना सकते हैं। जी सर, अब मैं थोड़ा इसके बड़े उसमें जाऊंगा कि जैसे IRDA जो संस्था है जो इसको इंश्योरेंस को पूरे इंडिया में कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, सर इसका थोड़ा सा रोल और फंक्शंस बताइए कि किस तरीके से इन कंपनीज को भी काम करवाती है, प्लस आम आदमी के लिए इससे क्या कनेक्शन है? कोई रिड्रेसल सेल भी है जहां पर आपका शिकायत मंच कोई इस तरीके से सुनी जाए जहां पर कि कोई समस्या हो तो वो डायरेक्ट किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जा सके? जी पंडित जी, सरकार ने हमारे ग्राहकों को एक मैकेनिज्म, बहुत अच्छे मैकेनिज्म बना के दिए हैं। कोई भी कस्टमर, उसकी कोई भी ग्रीवेंस है तो वो अपनी बात कह सके और उसका सही समाधान प्राप्त कर सके। तो जैसे LIC संस्था है, तो मैं IRDA के बारे में बताता हूँ, उससे पहले बताता हूँ LIC के बारे में। हमने कस्टमर के ग्रीवेंसेस के लिए हमारे पास देश में 113 मंडल कार्यालय हैं, तो हर मंडल कार्यालय में एक प्रबंधक जो CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजर बनाते हैं, जो कोई भी कस्टमर किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी पॉलिसी से संबंधित है तो वहाँ पे वो रजिस्टर करा सकता है और हम लोग उसको त्वरित निदान करते हैं। ऐसे ही
मंडल कार्यालय से ऊपर क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, जो देश में हमारे 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो उन कार्यालयों पे RM CRM करके, और फिर केंद्रीय कार्यालय में भी ऐसा एक मैकेनिज्म है जहाँ पे कस्टमर की शिकायतों का निराकरण किया जाता है। उसके अलावा बहुत जगह आज भी, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई कंप्लेंट कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कंप्लेंट जाती है, तो वो सभी हमारे पास आती हैं, हमारी संस्था से अगर जुड़ी हुई होती हैं तो वहाँ से होकर हमारे पास आती हैं और उनका निराकरण किया जाता है। उसके अलावा एक इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन संस्था बनाई है सरकार ने। तो वो भी जो भी कोई ग्रीवेंस होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, वो खाली लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं है, केवल LIC की बात नहीं है, कोई भी संस्था सरकारी हो या प्राइवेट हो, लाइफ इंश्योरेंस में हो, जनरल इंश्योरेंस में हो, उन सबके लिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन बनाया है ताकि कोई भी कस्टमर अपनी किसी भी ग्रीवेंस को वहाँ पे सुलझा सकता है। जहाँ तक दावों की बात है, तो दावों के लिए भी एक हम लोगों ने एक क्लेम रिड्रेसल समिति मंडल कार्यालय पे, क्षेत्रीय कार्यालय पे और केंद्रीय कार्यालय स्तर पे बनाई गई है, जहाँ पे जो भी दावा कोई नहीं, हमने किसी दावे से संबंधित किसी को शिकायत है कि दावा सही भुगतान नहीं हुआ या कम भुगतान हुआ या मना किया गया, कई बार कुछ नियमों में हम लोग दावे को मना भी करना पड़ता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कस्टमर ने कोई ऐसी चीज़ छुपाई जो उसको बताते हैं तो शायद बीमा नहीं मिलता या कुछ और नियम होते तो कई मना करना पड़ता है। तो ऐसे में किसी को ग्रीवेंस है अगर, तो हमारे साथ वो कस्टमर एक कंप्लेंट कर सकता है। तो क्षेत्रीय कार्यालय पे जो कमेटी बनती है उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के जज को भी हम मेंबर रखते हैं। केवल LIC के इंटरनल मैकेनिज्म नहीं है, इसमें हम बाहर के एक सम्मानित जो मतलब बताया डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के जज होंगे, वो उसके एक मेंबर होते हैं। ऐसे ही केंद्रीय कार्यालय में भी हाई कोर्ट जज ही कंपलसरी है कि वो उसके मेंबर होंगे। तो इस प्रकार सरकार के नियमों के अनुरूप इस तरह से मैकेनिज्म बनाए गए हैं। उसके ऊपर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है ही है। IRDA संस्था के बारे में 1999 में सरकार ने इसकी स्थापना की। जब ये प्राइवेटाइजेशन हो, प्राइवेट कंपनियों को खोलने की बात हुई, तब सरकार ने इनको रेगुलेट करने के लिए पूरे सेक्टर को IRDA बनाया, जैसा कि नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक तो ये डेवलपमेंट करना है कि किस तरह से बीमा का डेवलपमेंट हो पूरे देश में, लोग उससे ज़्यादा जुड़ पाएँ, ये उनका एक उद्देश्य है। दूसरा, जो कंपनियां इसके अंदर काम कर रही हैं वो नियमों के तहत काम करें, कोई गलत प्रैक्टिस न डालें, किसी कस्टमर को धोखा ना दें। तो वो भी रेगुलेशन करने के लिए इन्होंने हर तरह के जो भी इंश्योरेंस के रिलेटेड की फील्ड्स हैं, हर फील्ड के लिए रेगुलेशन बनाई है और हर कंपनी को उसके तहत काम करना पड़ता है। और उनको हम लोग समय समय पे अपनी विवरणी भी भेजते हैं कि यहाँ पे हमारे सब नियमों का पालन हो रहा है। तो IRDA बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 2-3 बार उन्होंने उत्पादों को पूरा बदला कि आपके जो उत्पाद हैं कस्टमर को और फ्रेंडली बनाने के लिए, कस्टमर के और हित में हो। ऐसे 2 बार बीच में मैं देख चुका हूँ, एक अभी हुआ, फिर इस पहले हुआ था कि पूरे उत्पादों की श्रेणी को बदल दिया कि उत्पादों में ये नियम होने ही चाहिए। ऐसा करके IRDA ने नियम बनाए और सब कंपनियों ने अपने उत्पादों को उसके अनुरूप फिर चेंज किया। तो इस प्रकार IRDA देश में बीमा के प्रादुर्भाव करने के लिए और कंपनियों को सही कार्य करें, इसको करने के लिए अच्छा कार्य कर रही है। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि IRDA थोड़ा सा जो इनमें फ्रॉड्स भी होते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह के फ्रॉड्स और मैल प्रैक्टिसेस होती हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में कि उससे एक आम आदमी बच सके, तो उन्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फ्रॉड तो खैर बहुत तरह के होते हैं। इतनी आजकल खासकर इंश्योरेंस के इंसान का दिमाग इतना तेज है, वो सही रास्ते पे न जाए तो फ्रॉड को किस तरीके से सोच सकता है, वो बिल्कुल ही एक अलग ही तरीका है। फ्रॉड में बेसिकली तो मैं ऐसे देखता हूँ कि हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोग LIC की है कि जैसे मैं LIC की बात करूं तो हम LIC से बोल रहे हैं और कहीं से वो पॉलिसी की जानकारी ले लेते हैं और उनको गलत तरह से भड़काते हैं कि आज इस पॉलिसी को सरेंडर कर दो या इस पॉलिसी को ऐसे कर दो तो आपको फ़ायदा होगा, जबकि वो LIC के अथराइज बिल्कुल अधिकारी नहीं होते हैं। लेकिन अननोन पीपल कहाँ से पॉलिसी के डाटा लेकर और कस्टमर्स को कॉल करके उनको बहकाने का प्रयास करते हैं। इस तरह के होते हैं। कई बार देखते हैं कि ऐसे इंटरनल में देखता हूँ कि कुछ फ्रॉड में फेक एजेंट्स भी होते होंगे शायद। फेक एजेंट तो नहीं होते हैं, फेक एजेंट करेगा क्या, वो पैसा अगर उसको देना है तो रसीद। फेक एजेंट तो मेरे पास सामने ऐसा फेक एजेंट तो नहीं आया, क्योंकि फिर तो वो हमारे पास आएगा ही नहीं। क्योंकि एजेंटी अगर हमारे पास नहीं है तो वो हमारे पास सूचना उसके पास नहीं आ पाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉड में कि किसी की पॉलिसियों को लोग डुप्लीकेट पॉलिसी देकर कुछ करके, ऐसा कभी कभी फ्रॉड ऐसे भी देखने में आते हैं। तो पब्लिक को ये है कि लगातार टच में बने रहें, अपना सही एड्रेस नोट कराएं पॉलिसियों में। कई बार हम कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी हमारे यहाँ काम होता है, हम पॉलिसी होल्डर को लेटर भेजते
सकते हैं। लेकिन लोगों का क्या है कि बहुत लंबे हमारे पॉलिसी की जो अवधि होती है 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो लोगों का एड्रेस बदल जाते हैं। लोग आज यहाँ पर हैं, कल कहीं और चले गए, लेकिन एड्रेस अपडेट नहीं हुआ। हमारे पास एड्रेस पुराना है, हम चिट्ठी वहाँ भेजी भी जो उसको मिली नहीं, तो हमारे पास कोई और तरीका नहीं होता कि हम कस्टमर को बता पाएँ कि आपकी पॉलिसी में क्या चेंजेज हुआ कि नहीं हुआ, ये दिक्कत हो जाती है। वैसे एलआईसी ने बहुत नई नई सुविधाएं करी हैं। अभी हमने ऑनलाइन बहुत सुविधाएं दे दी हैं। कस्टमर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पोर्टल को ऑनलाइन एक्सेस करें, तो बहुत सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल जाएंगी और आप देख सकते हो कि आपकी पॉलिसियों में क्या हो रहा है। जी मैं थोड़ा आज के संदर्भ में एक जैसे कोविड काल चल रहा है या कोविड-19 का एक दौर है, तो इस दौर में एलआईसी की भूमिका कितनी बदल जाती है और कितनी एक इफ़ेक्टिव हो जाती है कि हाँ अब उसको एक ज़रूरत महसूस की जा रही है समाज के। कोविड एक संक्रमण काल है जिसमें कि हम सब लोग के लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है। इसमें हम और आप भी शामिल हैं। जी जी। जैसे अभी मैं पहले आके बैठा बोलने में दिक्कत हुई थी, मास्क उतारा मैंने, तो ये एक नया तरीका हम सब लोग सीख रहे हैं। जब ये मार्च में जब देश में ज़्यादा फैला लॉकडाउन आया, उसके बाद सारे कार्यालय बंद हो गए, तो ये दिक्कतें आई हम लोगों को कि कस्टमर्स को प्रीमियम जमा करना है तो जमा कैसे करें, ऑफिसेज बंद हो गए हैं हमारे, या कोई उसकी सर्विसेज हैं तो वो सब दिक्कतें आई। लेकिन मैं एक इस संस्था के प्रति मतलब मुझे ऐसा लगता है, बहुत प्राइड फील होता है कि जब भी ऐसा कोई आपदा आती है, एलआईसी हमेशा बढ़ के ऐसा कोई निर्णय लेती है कि कस्टमर की जो असुविधा है उसको हम कम से कम कर सकें। तो अभी तुरंत आया तो उन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा कस्टमर प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, तो हमने पॉलिसियाँ लैप्स होती हैं, ब्याज पड़ता है, तो हमने तुरंत उसमें छूट दी कि अगर आप 1 महीने 2 महीने और पॉलिसी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ब्याज में, मार्च की बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम ये छूट दे दी एलआईसी ने कि अगर आप 1 महीने या 2 महीने प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं तो हम आपको ब्याज में छूट देंगे, पॉलिसी लैप्स नहीं करेंगे। तो इस तरह की सुविधाएं दी। और भी कई आपदा आती है, कई बार बाढ़ आती है, भूकंप आ जाते हैं, तो पब्लिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाढ़ में बह गए। अब मैं कैसे प्रूव करूँगा मेरे पास इंश्योरेंस था, ये क्या था, क्लेम की डेथ हो गई, पार्टी के पास इंश्योरेंस, फैमिली को पता ही नहीं इंश्योरेंस हो गया। ऐसा भी होता है, फैमिली को पता नहीं होता है कि इंश्योरेंस हो गया और वो उस आदमी ने इंश्योरेंस कराया, लेकिन अब बाढ़ में सब बह गया, उसको डॉक्यूमेंट मिलते ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा सरकार से लिस्ट मांगते हैं सब किनकी डेथ हो गई, अपने डाटा को ढूंढते हैं कि यार इस व्यक्ति का बीमा था हमारे पास, हम मैच करते हैं और फिर हम कहते हैं भैया कि ये बीमा था इनका, आप ढूंढो इनको, इनके फैमिली को क्लेम दो। तो एलआईसी का ये जो पब्लिक के प्रति क्लेम देने के प्रति, पब्लिक को सेवा देने के प्रति जो भावना है, इसने एलआईसी को बहुत जोड़ा है। और यही कारण है कि मैं समझता हूँ कि आज प्राइवेट कंपनियों को आए हुए 20 साल हो गए, 23 और कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस में क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारा मार्केट शेयर 75% है पॉलिसियों में आज भी। तो ये जो हम लोग एक प्रो पब्लिक जो हमारा एक एटीट्यूड है और मन में जो भावना रहती है, ये बहुत अच्छी हम लोग बात मानते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि एलआईसी एक देश सेवा के भाव से काम करती है और देश के विकास में भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो इसी के संदर्भ में देश के विकास और एक ग्राहकों के लिए क्या एक आपको एडवाइस या सजेशन रहेगा कि हाँ उनको ये चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मैं एलआईसी का ही हूँ तो मैं ये एलआईसी के बारे में ये बात बहुत गर्व से बोलता हूँ कि अभी हमारा जो संस्था है, ये जब सरकार ने बनाया था 1956 में, तब 5 करोड़ की राशि सरकार ने दी थी। आज हमारा जो टोटल एसेट्स हैं ये करीब 32 लाख करोड़ के आस पहुँच चुके हैं। और ये जो हम राशि, जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है हमारे पास, इसको हम पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हमारा 2 उद्देश्य हैं कि एक तो पब्लिक का इंश्योरेंस हो और दूसरा उनकी राशि पे उनको अच्छा जो उनका वाजिब रिटर्न है उनको मिलना भी चाहिए। तो हम अपने एज पर इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स हमारे बने हुए हैं एलआईसी एक्ट में, उस नॉर्म्स के तहत हम इंश्योरेंस अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन करीब 75% राशि, 32 लाख करोड़ में से करीब 24 लाख करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों ने सरकारी योजनाओं में या सोशल सेक्टर जो हम बोलते हैं, जहाँ पे समाज के चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए हमने लोन दिया हो, सड़क बनाने के लिए लोन दिया हो, सीवरेज के लिए, पानी वाटर लाइन्स के लिए, तो हम जहाँ पे पब्लिक को बेनिफिट हो उन योजनाओं में इन्वेस्ट करने का हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो 75% राशि हम लोगों ने एलआईसी ने उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करी है। उत्तराखंड की भी बातें मैं बताऊं तो करीब 12,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एलआईसी ने उत्तराखंड में सोशल सेक्टर में किया हुआ है, गवर्नमेंट के लिए, सोशल सेक्टर के लिए। तो पब्लिक की राशि पे पब्लिक को बेनिफिट दे रहे हैं और साथ में जो पैसा है उसका उपयोग भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से पब्लिक के लिए फायदेमंद है। और ऊपर से गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी तो हमारी पॉलिसियों में है ही है। एक हमारे एक्ट में
में सरकार ने प्रावधान किया है कि जो भी LIC ने नियम के तहत बताया है, अगर वो LIC नहीं दे पाएगी तो सरकार देने की गारंटी लेती है। तो हालांकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ पिछले वर्ष, बल्कि जो 5 करोड़ की राशि है इसमें एक नियम है कि 5% जो हमारा सरप्लस होता है वो हम सरकार को देते हैं 5 करोड़ के बदले में। लास्ट ईयर हम लोगों ने 2611 करोड़ हमने सरकार को दिए हैं उस राशि के एवज में। तो LIC एक बहुत आप पब्लिक के विश्वास के साथ में, जुड़ाव के साथ में दिनों दिन प्रगति कर रही है और पब्लिक के इस राशि का देश के निर्माण में पब्लिक के बेनिफिट के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जी जी। तो सर, समय की सीमा हमको यहीं पर रोकती है, क्योंकि एक समय लिमिटेड रहता है हमारे पास किसी भी विषय में चर्चा के लिए। बहुत ज्ञानवर्धक रहा हमारा ये चर्चा, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ होगा और आने वाले समय में वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हमें किस तरीके से एक इंश्योरेंस को ना कि सिर्फ एक टैक्स सेविंग या अदर तरीके से देखने के बजाय एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे या अपने भविष्य के लिए सुरक्षा के रूप में देखना है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद पंडित जी, मैं दूरदर्शन का धन्यवाद देता हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।